हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। ओके, सो इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वही क्वेश्चंस आज की स्पेशल क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्पेशल क्लास सीरीज का ये 8वां लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 7 ही लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 24-year-old मैरिड लेडी प्रेजेंट विथ सडन ऑनसेट राइट इलियाक फोसा पेन। देखिए, एक कैसे 24-year-old मैरिड लेडी है और उसमें क्या हुआ है कि सडनली राइट इलियाक फोसा में पेन अराइज हुआ है। ओके, फिर ऑन एग्जामिनेशन शी हैज मार्क्ड पैलर एंड इज हाइपोटेंसिव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीपी जो है, ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका है, मतलब हाइपोटेंसिव है, साथ ही में पैलर भी प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अपेंडिकुलर परफोरेशन, ऑप्शन बी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ऑप्शन डी स्मॉल बावेल परफोरेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसा है, एक मैरिड 24-year-old मैरिड लेडी है, साथ ही में कैसा क्या हुआ है, राइट इलियाक फोसा में पेन अराइज हुआ है, वो सडनली पेन अराइज हुआ है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर पैलर भी प्रेजेंट है और पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव है। तो ये कंडीशन कौन सी हो सकती है, तो देखिए अपेंडिकुलर परफोरेशन होता है तो उसमें हाइपोटेंशन का कुछ रोल नहीं रहता। ओके, तो ये आंसर होगा नहीं अपेंडिकुलर परफोरेशन। फिर उसके बाद में रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा पेशेंट रहेगा, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट रहेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपेंडिसाइटिस के अगर साइन पूछते हैं, ओके, तो अपेंडिसाइटिस के साइन में रिबाउंड टेंडरनेस ओवर मैकबर्निस पॉइंट रहता है। ओके, फिर उसके बाद में एक पॉजिटिव रोसिंग साइन होता है, फिर उसके बाद में सोआस साइन भी प्रेजेंट रहता है और इवन ऑब्चुरेटर साइन भी प्रेजेंट रहता है, किसमें, अपेंडिसाइटिस में। लेकिन यहां पर कैसा बोला है, राइट इलियाक फोसा में तो पेन तो है, साथ ही में पैलर और हाइपोटेंसिव है पेशेंट, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ 30-year-old G2P1L with history of anencephaly in previous pregnancy has nuchal fold thickness 2.5 mm with normal fetal parameters. So she may be having, तो देखिए दोस्तों, एक पेशेंट कितने साल की है, 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, जिसकी अगर हिस्ट्री निकालते हैं तो उसमें क्या है, G2P1L0 है। उसमें पहली जो प्रेगनेंसी थी, प्रीवियस जो प्रेगनेंसी थी, उसमें क्या हुआ था, एनेंसेफेली। एनेंसेफेली का मीनिंग क्या होता है, जो मेजर पोर्शन होता है, ब्रेन, स्कल्प और स्कैल्प का जो मेजर पोर्शन होता है वो अब्सेंट होता है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनेंसेफेली। ओके, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभी जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें अगर न्यूकल फोल्ड असेस करते तो न्यूकल फोल्ड कितनी है, 2.5 mm की है, विथ अदर फिटल पैरामीटर्स जो है वो कैसे, नॉर्मल पैरामीटर्स है। तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, ऑप्शन ए ट्राइजोमी 21, ऑप्शन बी स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन सी नॉर्मल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ट्राइजोमी 21। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूकल फोल्ड कितनी है, 2.5। अगर न्यूकल फोल्ड 2.5 रहती है ना, तो दोस्तों ये नॉर्मल कंडीशन कंसिडर किया जाता है। ओके, तो अगर न्यूकल फोल्ड 5 से लेकर 6 के ऊपर रहती है, ओके, 5 to 6 के ऊपर अगर न्यूकल फोल्ड रहती है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल न्यूकल फोल्ड दिखाई दे रही है और बाकी के भी जो फिटल पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन कैसी रहेगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन रहेगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ 26-year-old primary gravida प्रेजेंट विथ ब्लड प्रेशर ऑफ 160/110 mmHg। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26-year-old प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम कंसीव किया है। ओके, और उसमें ब्लड प्रेशर कितना है, 160/110 mmHg है। साथ ही में दोस्तों पेशेंट में प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी प्रेजेंट है। सो विच ड्रग इज नॉट यूजफुल इन दिस सिचुएशन, तो ये ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन सा ड्रग नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसा है, ब्लड प्रेशर जो है 160/110 mmHg है, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुआ है। ओके, क्या हुआ है,
हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुआ है। और ये कंडीशन किससे एसोसिएटेड होती है? ये कंडीशन इक्लाम्शिया से एसोसिएटेड होती है। ओके, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग कौन सा ड्रग नहीं देंगे? मिथिल डोपा नहीं देंगे, लेबेटोलॉल नहीं देंगे, या फिर निफेडेपिन नहीं देंगे, या फिर डायूरेटिक्स नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, निफेडेपिन और डायूरेटिक्स दे सकते हैं, इवन हम लोग लेबेटोलॉल भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा ड्रग नहीं देंगे? मिथिल डोपा नहीं देंगे। बेसिकली मिथिल डोपा अल्फा ब्लॉकर है। ओके, लेबेटोलॉल जो होता है वो बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। दोनों भी एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन अगर एज कंपेयर टू हम लोग लेबेटोलॉल को मिथिल डोपा से कंपेयर करते हैं तो मिथिल डोपा की जो इफिशियंसी है वो लेस इफिशियंसी है। ओके, तो इसके लिए हम लोग लेबेटोलॉल को प्रीफरेंस देते हैं, मिथिल डोपा को प्रीफरेंस नहीं देंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ प्रेग्नेंट वुमन विथ 30 वीक जेस्टेशन प्रेजेंट विथ BP 166/110 mmHg। तो देखिए दोस्तों, एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसका जेस्टेशन कितने वीक्स का है? 30 वीक्स का जेस्टेशन है। ओके, उसमें क्या हुआ है? जो BP है वो BP रेज्ड है, मतलब 160/1110 BP है। ओके, और उसी में साथ ही में उसको क्या है? पल्मोनरी एडिमा विथ कन्वल्जन्स भी प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है? इक्लाम्शिया का पेशेंट है। ओके, मतलब यहाँ पर BP तो रेज है, साथ ही में यहाँ पर कन्वल्जन्स भी प्रेजेंट है। ओके, तो और पल्मोनरी एडिमा भी प्रेजेंट है। तो देखिए आगे देखते हैं। द वुमन इज गिवन मैग्नीशियम सल्फेट, द फॉलोइंग ड्रग शुड बी अवॉइडेड। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या किए थे? मैग्नीशियम सल्फेट दिए थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कौन सा ड्रग अवॉइड करेंगे? तो ऑप्शन ए इंट्रावेनस लेबेटोलॉल, ऑप्शन बी सबलिंगुअल निफेडेपिन, ऑप्शन सी इंट्रावेनस फ्रूसेमाइड, ऑप्शन डी इंट्रावेनस हाइड्रोलाइजाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लेबेटोलॉल तो देते ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी क्या बोला है? निफेडेपिन, सबलिंगुअल और फिर उसके बाद में फ्रूसेमाइड। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो फ्रूसेमाइड भी देंगे या फिर हाइड्रोलाइजाइन इंट्रावेनस दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबलिंगुअल निफेडेपिन नहीं देंगे। ओके, क्यों नहीं देंगे? देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किए थे? मैग्नीशियम सल्फेट दे चुके हैं। ओके, साथ ही में अगर हम लोग सबलिंगुअल निफेडेपिन देते हैं ना दोस्तों, तो ये हजार्डस इफेक्ट फॉर्म कर सकता है। ओके, और जो फिटल ब्लड सप्लाई होता है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर निफेडेपिन को अवॉइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ वुमन प्रेजेंट विथ एब्डोमिनल पेन एंड नॉशिया विथ अमेनोरिया ऑफ 5 to 6 वीक्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोस्ड इफ। तो देखिए दोस्तों, कंडीशन क्या है? एक वुमन है जो एब्डोमिनल पेन का कंप्लेंट कर रही है, उसमें नॉशिया और अमेनोरिया है। कि कब से अमेनोरिया है? 5 to 6 वीक का अमेनोरिया है, और हमें क्या करना है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस करना है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ओके, तो ऑप्शन ए सीरम प्रोजेस्टेरॉन मोर देन 25 ng/ml, ऑप्शन बी बीटा HCG लेस देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर विथ एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ 14 mm, ऑप्शन सी बीटा HCG मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर विथ नो जेस्टेशनल सैक इन द यूटेरस ऑन ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, ऑप्शन डी बीटा HCG मोर देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर विथ एम्प्टी यूटेरस ऑन ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसका सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में हमें जो जेस्टेशनल सैक है वो एब्सेंट दिखाई देगी, और साथ ही में हम लोग अगर बीटा HCG अगर करते हैं तो बीटा HCG का अगर मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर उसका मेजरमेंट आता है तो हम लोग क्या डायग्नोस कर पाएंगे या फिर क्या समझ सकते हैं ये फाइंडिंग्स के ऊपर से? तो पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बीटा HCG मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और साथ ही में हम लोग अगर ट्रांसवजाइनल USG करते हैं तो यूटेरस में जेस्टेशनल सैक एब्सेंट दिखाई देगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ वुमन सफरिंग फ्रॉम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस and not on ATT, okay, has a full term vaginal delivery, all of the following should be done except। तो देखिए दोस्तों, एक वुमन है जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही है और उसको हम लोग ATT ट्रीटमेंट पे रखे नहीं है, और उसमें क्या हुआ है? फुल टर्म वजाइनल डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 3 चीज़ें करेंगे, और एक चीज़
नहीं करेंगे वही हमें फाइंड आउट करना है, जो नहीं करना है वही फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीड द नियोनेट, ऑप्शन बी बीसीजी शुड बी गिवन टू द नियोनेट, ऑप्शन सी नियोनेट शुड बी गिवन आईएनएच मतलब आइसोनियाजाइड। ओके, ऑप्शन डी नियोनेट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम मदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग नियोनेट को आइसोलेट करना पड़ेगा और साथ ही में दोस्तों बीसीजी का जो डोज रहता है वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि बीसीजी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ओके, और जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न को हमें आईएनएच मतलब आइसोनियाजाइड भी देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में पेशेंट जो नियोनेट रहेगा उसको हम लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे। ओके, क्या नहीं करेंगे? ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीड द नियोनेट हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन फॉर 28 ईयर ओल्ड वुमन who is breastfeeding a 6-week-old baby waiting to avoid pregnancy for longer intervals are the following except। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक 28 ईयर ओल्ड वुमन है जो कैसी है? ब्रेस्ट फीडिंग है। बेबी कितने वीक का है? 6 वीक ओल्ड बेबी है। वैसे बेबी में वो ब्रेस्ट फीड कर रही है और वुमन का एज कितना है? 28 ईयर ओल्ड वुमन है। ओके, और उसको क्या करना है? प्रेगनेंसी अवॉइड करना है फॉर लॉन्ग इंटरवल। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज नहीं करेंगे? ओके, कौन सी मेथड यूज नहीं करना है यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए एलएनजी आईयूडी प्लेस करेंगे, नहीं देना है, या फिर आईयूडी 380A, या फिर इम्प्लानॉन, या फिर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये ऑप्शन बी जो है वो दे सकते हैं। ओके, जो आईयूडी 380A जो होता है इसका जो स्पैन होता है वो 10 ईयर्स का स्पैन होता है। ओके, 10 ईयर्स तक वो एक्टिव रहती है। ओके, तो ये तो हम लोग दे सकते हैं लॉन्गर इंटरवल के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करना है। तो इवन हम लोग आईयूडी भी प्लेस कर सकते हैं, एलएनजी आईयूडी भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर इम्प्लानॉन भी दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में जो लैक्टेटिंग मदर है वैसे इसमें हम लोग कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं दे सकते। ओके, ओसीपी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उसके बेनिफिट से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओसीपी के साइड इफेक्ट्स मोर साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ वुमन यूजिंग कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने वाली एक वुमन है, हैज़ फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट एक्सेप्ट। तो देखिए जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स कौन से रहने वाले हैं और कौन सा नहीं रहने वाला है ये फाइंड आउट करना है। ओके, कौन से इसमें अगर वुमन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पीआईवीडी। तो देखिए दोस्तों अगर ओसीपी यूज करती है, कंबाइंड ओसीपी अगर यूज करती है तो हमें पीआईवीडी से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो ये जनरली पीआईवीडी जो होता है ये आईयूडी की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है दोस्तों। तो आईयूडी नहीं दे रहे, आईयूडी की रिप्लेस करके हम लोग ओसीपी दे रहे, तो ऑब्वियसली वहां पर पीआईडी से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी। तो देखिए दोस्तों ओसीपी की वजह से, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी भी प्रिवेंट होती है। साथ ही में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, तो ओवेरियन कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर दोस्तों हम लोग अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो यहाँ पर हमें और बाकी भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उससे भी प्रिवेंट करता है ये, या फिर जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होते हैं उसको भी प्रिवेंट कर सकता है कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, या फिर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है। इवन लेडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी प्रिवेंट होता है। ओके, किसके यूज से? कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन 28 ईयर ओल्ड इनफर्टाइल वुमन विथ एन ओवुलेशन द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल इंडिकेट ओवुलेशन एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंडीशन कैसी है? एक 28 ईयर इनफर्टाइल वुमन है, उसमें क्या हुआ है? विथ
एन ओवुलेशन, ओवुलेशन अब्सेंट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल इंडिकेट ओवुलेशन। अगर ऐसी सिचुएशन में ओवुलेशन होता है तो कौन से पैरामीटर्स रहेंगे और कौन सा नहीं रहेगा, तो वो जो नहीं रहेगा पैरामीटर्स वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इंसुलर स्कोर, ऑप्शन बी वजाइनल स्पीयर, ऑप्शन सी सीरम एस्ट्राडियोल लेवल, ऑप्शन डी यूरिनरी एलएच लेवल। तो देखिए दोस्तों, अगर ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन में हम लोग इंसुलर स्कोर देखते हैं, इवन वजाइनल स्मीयर करते हैं तो वजाइनल स्मीयर की वजह से भी जो ओवुलेशन हुआ है नहीं हुआ है ये पता चलता है। फिर उसके बाद में सीरम एस्ट्राडियोल लेवल और यूरिनरी एलएच लेवल, तो यूरिनरी एलएच लेवल की वजह से भी हमें ओवुलेशन हुआ है नहीं हुआ है ये समझ में आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या नहीं करेंगे, ओवुलेशन हुआ है नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए ऑप्शन सी मतलब सीरम एस्ट्राडियोल लेवल का कुछ रोल नहीं है इसमें, ओके, ओवुलेशन में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा आफ्टर डिलीवरी इज डन बाय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसा हुआ है, डिलीवरी हुई है और प्लासेंटा का हमें डिस्पोजल करना है, ओके, प्लासेंटा का हमें डिस्पोजल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ऑप्शन ए डिस्पोजिंग इट इनटू ब्लू बैग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग करना पड़ेगा, ऑप्शन सी इंसर्रेशन, ऑप्शन डी माइक्रोवेविंग। तो देखिए दोस्तों, ये प्लासेंटा जो होता है या फिर कुछ भी ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं, प्लासेंटा हो गया या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं, ये कैटेगरी 1 के अंदर में आते हैं, ओके, किस में आते हैं, कैटेगरी 1 के अंदर में आते हैं। तो कैटेगरी 1 के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं, ओके, क्या करते हैं, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी वेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं बाय बर्निंग इनटू ऐश, ओके, बर्न करेंगे और उसको ऐश में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। तो प्लासेंटा का भी हम लोग इंसिनरेशन करेंगे, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंसिनरेशन। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, तो डिस्पोजिंग इट इन ब्लू बैग, तो हम लोग प्लासेंटा या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट को ब्लू बैग में डिस्पोज नहीं करते, हम लोग येलो बैग में डिस्पोज करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फीचर्स ऑफ जननी सुरक्षा योजना आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के फीचर्स दिए गए हैं और एक फीचर प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो नहीं होता है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि ये स्कीम जो है वो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या फिर इसमें स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है कि ये बोला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्कीम होती है ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी रोल नहीं होता है, ओके। सो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद में आशा इज लिंक्ड बिटवीन वुमन एंड गवर्नमेंट। तो जो देखिए दोस्तों, जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट लेडी है और गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो ब्रिज है, इनके बीच का जो ब्रिज है उसको मीडिएट कौन करती है, आशा करती है, ओके। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में कैश असिस्टेंट इज गिवन टू मदर्स फॉर हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, और ऑप्शन डी क्या है, इट प्रोमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जननी सुरक्षा योजना होती है ना, ये 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रोमोट करती है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा। सो सेंटेंस कौन सा गलत है फिर, कैश असिस्टेंट इज गिवन टू मदर फॉर हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर जो कैश असिस्टेंट जो रहता है ये दोनों को भी दिया जाता है, जो आशा वर्कर होती है उसे भी दिया जाएगा और जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसे भी कैश असिस्टेंट दिया जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आइडियल टाइम टू परफॉर्म पोस्टपार्टम स्टरीलाइजेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो देखिए दोस्तों, अगर पोस्टपार्टम स्टरीलाइजेशन करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है तो वो हम लोग कब कर सकते हैं पोस्टपार्टम स्टरीलाइजेशन, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉम 12 आवर्स टू 7 डेज ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन बी फ्रॉम 24 आवर्स टू 7 डेज ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन सी फ्रॉम 48 आवर्स टू 7 डेज ऑफ डिलीवरी, या फिर ऑप्शन डी विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, जो पोस्टपार्टम स्टरीलाइजेशन करना है तो वो हमें आफ्टर 24 आवर्स और कितने दिन तक कर सकते हैं, विद इन 7 डेज तक कर सकते हैं, ओके। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 24 आवर्स टू 7 डेज ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ रप्चर ऑफ प्रीवियस LACS कार ड्यूरिंग लेबर इज। तो देखिए दोस्तों,
अगर प्रीवियस LACS हुआ है और स्कार प्रेजेंट है तो स्कार का अगर रप्चर हुआ है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन साइन क्या रहेगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए सीजेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट पैटर्न, ऑप्शन सी टेंडरनेस इन लोअर एब्डोमेन, ऑप्शन डी हीमोरेजिक शॉक। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रीवियस LACS हुआ है और वैसी सिचुएशन में अगर प्रीवियस जो स्कार था वो रप्चर हुआ है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो फिटस रहेगा, फिटस में फिटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। ओके, फिटल डिस्ट्रेस हो जाएगा मतलब इसका क्या मीनिंग होता है, जो फिटल हार्ट रेट रहेगा उसको हम लोग रीअश्योर नहीं कर पाएंगे, जो फिटल हार्ट रेट का पैटर्न है उसको हम लोग रीअश्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट पैटर्न। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीरम CA-125 लेवल कैन बी रेज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, कौन सी कंडीशन ऐसी रहेंगी जिसमें सीरम CA-125 का लेवल रेज नहीं दिखाई देगा, ओके, बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलर असाइटिस, ऑप्शन डी मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा ऑफ द ओवरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा ऑफ द ओवरी की जो कंडीशन रहेगी उसमें हमें सीरम CA-25 का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में भी बढ़ा हुआ रहता है, एंडोमेट्रियोसिस में और ट्यूबरकुलर असाइटिस में भी सीरम CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ 30-year-old healthy woman present with decreased bleeding during the menstruation, the cause could be all of the following except। तो देखिए दोस्तों, एक 30-year-old हेल्दी वुमन है और जिसमें क्या हुआ है, ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज हुई है मेंस्ट्रुएशन में। ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज हुई है, तो उसके लिए कॉज कौन सा नहीं हो सकता है। ओके, 3 कॉज रहेंगे, एक कॉज नहीं रहेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जो नहीं रहेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन अडेजन्स, ऑप्शन डी ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ये हमें एंडोमेट्रियोसिस में दिखाई देगी, जो ब्लीडिंग जो है वो मेंस्ट्रुएशन में डिक्रीज नहीं होती है, एंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। ओके, बाकी सब इसमें मतलब ट्यूबरकुलोसिस में भी डिक्रीज हो जाएगी, इंट्रायूटेरिन अडेजन में भी डिक्रीज हो जाएगी, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी ब्लीडिंग डिक्रीज हो जाती है। ओके, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के कंडीशन में ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमन विथ फ्रॉदी वजाइनल डिस्चार्ज विथ फिशी स्मेल द फॉलोइंग आर इसेंशियल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया है। पेशेंट क्या है, एक वुमन पेशेंट है जिसमें फ्रॉदी वजाइनल डिस्चार्ज है और स्मेल कैसी है, फिशी स्मेल है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे वजाइनल डिस्चार्ज है, फ्रॉदी वजाइनल डिस्चार्ज है और फिशी स्मेल है, तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस के कंडीशन में दिखाई देती है। ओके, कौन सी कंडीशन में दिखाई देती है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस की कंडीशन में दिखाई देती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कौन सी चीज़ नहीं करेंगे वही फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस जो होता है ना दोस्तों, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पार्टनर ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है तो पार्टनर की ट्रीटमेंट करनी होगी। फिर उसके बाद में यूज़ ऑफ कंडोम बाय पार्टनर, तो पार्टनर को कंडोम वियर करना पड़ेगा क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। फिर उसके बाद में मेट्रोनिडाजोल। तो देखिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हम लोग टीनिडाजोल या फिर मेट्रोनिडाजोल देना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में वॉशिंग द प्राइवेट पार्ट विद एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। तो ये प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। ओके, जो प्राइवेट पार्ट्स है एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट से वॉश नहीं करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग इमीडिएट प्यूरपेरियम। तो देखिए दोस्तों, जो इमीडिएट प्यूरपेरियम में हमें क्या फाइंडिंग्स दिखाई देती है, ऐसी क्वेश्चन में है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। द नंबर ऑफ वाइट सेल डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ वाइट सेल इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ इसाइनोफिल्स इंक्रीजेस, ऑप्शन डी है द नंबर ऑफ
लिम्फोसाइट इंक्रीजेस। तो देखिए दोस्तों, अगर इमीडिएट प्यूरपेरियम में हुआ है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो व्हाइट सेल का जो काउंट होता है वो इंक्रीज दिखाई देता है। ओके, कैसा रहता है, व्हाइट सेल का काउंट इंक्रीज रहता है। तो ये जो व्हाइट सेल का काउंट होता है ये इंक्रीज क्यों होता है, जो लेबर का स्ट्रेस होता है। ओके, तो लेबर की स्ट्रेस की वजह से जो WBC का काउंट मतलब व्हाइट सेल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ न्यूली मैरिड कपल हु वॉन्ट्स टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, न्यूली मैरिड कपल है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फाइंड आउट करना है। हु वॉन्ट्स टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर तक प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और सजेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऑप्शन बी, कंडोम विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम। ऑप्शन डी, सेफ पीरियड मेथड। ऑप्शन डी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मतलब IUD, तो IUD हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि IUD से PID के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो IUD हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में है कंडोम विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्पर्मिसाइडल कंडोम जो होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। साथ ही में जो यहाँ पर स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज की जाती है एज लाइक नोनोझाइनॉल 9 यूज किया जाता है। ओके, क्या यूज किया जाता है, नोनोझाइनॉल 9 का यूज होता है। तो ये नोनोझाइनॉल की यूज की वजह से दोस्तों यहाँ पर स्किन में रैशेस आ सकते हैं या फिर स्किन पीलिंग हो सकती है, इवन पेशेंट में मसल एक दिखाई दे सकता है। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग कंडोम विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम सजेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में है सेफ पीरियड मेथड। तो सेफ पीरियड मेथड की जो इसका जो सक्सेस रेट है ना दोस्तों, ये बहुत लो है, तो उसकी वजह से सेफ पीरियड मेथड भी हम लोग एडवाइस नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एडवाइस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी लो लाइंग प्लासेंटा इज लेबल्ड व्हेन इम्प्लांटेशन इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज सच दैट। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं उसमें लो लाइंग प्लासेंटा दिखाई देता है, तो लो लाइंग प्लासेंटा हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, किसको लेबल करेंगे कि ये लो लाइंग प्लासेंटा है, जब इम्प्लांटेशन इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज सच दैट। तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग रहेंगी जिसमें हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये लो लाइंग प्लासेंटा है। ओके, तो ऑप्शन ए, प्लासेंटल एज डज नॉट रीच द इंटरनल ऑस एंड रिमेन 2 सेंटीमीटर वाइड पेरीमीटर अराउंड द ऑस। ऑप्शन बी, प्लासेंटल एज डज नॉट रीच इंटरनल ऑस एंड रिमेन 3 सेंटीमीटर वाइड पेरीमीटर अराउंड द ऑस। ऑप्शन सी, placental edge does not reach the internal os and remain 4 centimeter wide perimeter around the os। और ऑप्शन डी है, इंटरनल ऑस इज कवर्ड पार्शियली और फुली बाय द प्लासेंटा। तो देखिए दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया की जो डिग्रीज होती है टोटल 4 डिग्रीज होती है। ओके, कितनी कौन सी होती है, एक होता है लो लाइंग प्लासेंटा। ओके, क्या होता है, एक लो लाइंग प्लासेंटा होता है, फिर उसके बाद में एक मार्जिनल प्लासेंटा होता है, फिर उसके बाद में पार्शियल प्लासेंटा होता है और कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा ये यूटेरस हो गया, तो यहाँ पर अगर ऐसा लो लाइंग है लेकिन यहाँ पर जो ऑस दिखाई दे रहा है, तो ये ऑस का और जो ये मार्जिन है, यहाँ जो प्लासेंटा की मार्जिन है, इसमें अगर 2 सेंटीमीटर का गैप है तो उसको हम लोग लो लाइंग कंसिडर करते हैं। ओके, क्या कंसिडर करते हैं, लो लाइंग। फिर उसके बाद में है मार्जिनल में देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये सर्वाइकल ऑस को अगर टच कर देता है, थोड़ा भी टच कर देता है, तो इसको हम लोग मार्जिनल बोलेंगे। फिर उसके बाद में है थर्ड, पार्शियल। तो पार्शियल में थोड़ा बहुत जो सर्वाइकल ऑस होता है उसको कवर कर देता है, और जो कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट में पूरा जो सर्वाइकल ऑस होता है उसको कवर कर देता है। तो हमें क्या बोला गया था कि लो लाइन किसको कंसिडर करेंगे, तो लो लाइन किसको कंसिडर करेंगे, जिसमें जो 2 सेंटीमीटर का गैप दिखाई देता है, तो उसको ही हम लोग लो लाइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में हमारा आंसर दिख रहा है। तो प्लासेंटल एज डज नॉट रीच द इंटरनल ऑस एंड रिमेन 2 सेंटीमीटर वाइड पेरीमीटर अराउंड द ऑस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स डिक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कौन से कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डिक्रीज हो जाते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए,
आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन डी रेड सेल मास। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और जो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना दोस्तों ये इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? 40 to 50% से इंक्रीज हो जाता है। इवन जो रेड सेल मास जो होता है ना ये भी 20 to 30% से इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ मल्टीपैरा विथ 8 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन एट 30th वीक ऑफ जेस्टेशन शुड बी ट्रीटेड बाय। तो देखिए दोस्तों, एक मल्टीपैरा वुमन है जिसका जो हीमोग्लोबिन हम लोग काउंट करते हैं तो कितना है? 8 ग्राम परसेंट है। ओके, और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है? 30 वीक ऑफ जेस्टेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन सी ट्रीटमेंट देंगे? ऑप्शन ए ओरल आयरन थेरेपी, ऑप्शन बी पेरेंटेरल आयरन, ऑप्शन सी होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी पैक सेल ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन है, मतलब यहाँ पर पेशेंट को माइल्ड एनीमिया हुआ है। ओके, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को ओरल आयरन थेरेपी देते हैं। तो एचबी का जो लेवल है उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक अप टू द डिलीवरी एचबी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या प्रीफर करेंगे? ओरल आयरन थेरेपी प्रीफर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैन बी मॉनिटर बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है? जो लेबर है, लेबर का प्रोग्रेस मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के लिए ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हम लोग यूज नहीं करेंगे? 3 पैरामीटर, 4 ऑप्शन में से 3 पैरामीटर ऐसे रहेंगे कि हम लोग लेबर की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक पैरामीटर ऐसा रहेगा जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए द इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी द डिसेंट ऑफ फीटल हेड बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी द फॉर्मेशन ऑफ कैपुट बाय वजानल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी ग्रेजुअल इंक्रीज इन सर्वाइकल डायलेटेशन बाय वजाइनल एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगर लेबर का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं तो उसमें हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हेड डिसेंड हुआ है नहीं हुआ है इसके लिए हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करते हैं। और उसके बाद में क्या बोला गया है? द ग्रेजुअल इंक्रीज इन सर्वाइकल डायलेटेशन। ओके, तो सर्वाइकल डायलेटेशन तो होना ही है दोस्तों। अगर लेबर का प्रोग्रेस मॉनिटर करना है तो उसके लिए हम लोग सर्वाइकल डायलेटेशन असेस करते हैं। ओके, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो उसमें हम लोग कैपुट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम फाइंड आउट नहीं करते वजाइनल एग्जामिनेशन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग लेबर विच वन ऑफ द फीटल हार्ट पैटर्न इज ओमनियस। तो देखिए दोस्तों, लेबर में कौन सा हार्ट पैटर्न ओमनियस है यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऑप्शन ए वेरिएबल डिसलरेशन, ऑप्शन बी टकीकार्डिया, ऑप्शन सी अर्ली डिसलरेशन, ऑप्शन डी लेट डिसलरेशन। तो देखिए दोस्तों, लेबर में फिटल हार्ट पैटर्न ओमनियस है कि नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेट डिसलरेशन को असेस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ केस ऑफ एंटेपार्टम हेमोरेज इज सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द ट्रीटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए दोस्तों, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पर एक एंटीपार्टम हेमोरेज की पेशेंट आई है। ओके, प्रेजेंट हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे या फिर क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटी करेंगे या फिर कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इंट्रावेनस ड्रिप एंड रेफरेंस टू अ हॉस्पिटल, या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे एंड रेफरेंस टू द हॉस्पिटल ओनली इफ डायग्नोज एज प्लासेंटा प्रीविया। मतलब अगर प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोज हुआ है तभी उसको हम लोग उसको रेफर करेंगे क्या, ऐसा बोला है वजह। फिर ऑप्शन सी है पैकिंग द वजाइना टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड देन रेफरेंस टू अ हॉस्पिटल। तो वजाइना को पैक करेंगे और हॉस्पिटल में रेफर करेंगे, या फिर इंटरनल पोडेलिक वर्जन एंड डिलीवरी करेंगे। इंटरनल पोडेलिक वर्जन करके उसकी डिलीवरी कंडक्ट करेंगे कि ऐसा बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर एंटीपार्टम हेमोरेज का पेशेंट है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आया है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है
उसको असेस करेंगे, फिर उसके बाद में पेशेंट को इंट्रावेनस ड्रिप स्टार्ट करेंगे और बाद में पेशेंट को सेकेंडरी हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अ 20-year-old full term primary gravida is admitted with फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 ईयर्स ओल्ड फुल प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है जिसमें क्या हुआ है, फुल सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है, साथ ही में पेशेंट की जो हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ओके, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ब्रीच जो है ना वो एंगेज नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन दिखाई दे रही। सर्वाइकल डायलेटेशन तो फुल है लेकिन जो ब्रीच है वो एंगेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिटल हार्ट जो है नॉर्मल है। द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द मैनेजमेंट वुड बी, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर मैनेजमेंट क्या रहेगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए फुल डायलेटेशन हुआ है लेकिन ब्रीच एंगेज नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सीजराइन सेक्शन करेंगे या फिर ब्रीच एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप ऑगमेंटेशन करेंगे या फिर टू ब्रिंग डाउन द लेग को ब्रिंग डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब सर्वाइकल डायलेटेशन फुल हुआ है और वैसी सिचुएशन जो ब्रीच जो है वो कंप्लीटली डिसेंड होना चाहिए या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एंगेज होना चाहिए, तो वो जब कंप्लीटली डायलेटेशन हुआ है सर्विस का और जब ब्रीच एंगेज हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग ट्रायल ऑफ ब्रीच बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रायल ऑफ ब्रीच बोलते हैं। लेकिन अगर ये हुआ नहीं है, ट्रायल ऑफ ब्रीच हुआ नहीं है मतलब एंगेजमेंट हुआ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट में फिटोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन होने के चांसेस होते हैं। ओके, क्या होने के चांसेस होते हैं? फिटोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऑलवेज सीजरियन सेक्शन को प्रीफर करते हैं। ओके, सो पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या रहेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या रहेगी? सीजरियन सेक्शन रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीजरियन सेक्शन। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपकी ESIC यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ESIC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।